हेलो फ्रेंड, ये हमारी हिस्ट्री की 6th क्लास रहने वाली है। जो पिछली क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था बेटा कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म के क्या मायने थे, क्या उनकी सोच थी, विचारधारा थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारी अगली क्लास रहने वाली है, जो क्लास नंबर 6 है, वो है इन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कह कि बेटा वोटरलू के वॉर में क्या कर दिया गया था, नेपोलियन को हरा दिया गया था। और उसके बाद जो यूरोप है, यूरोप में क्या कर दिया गया था बेटा, नई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। नीचे लिखा हुआ है द कांग्रेस ऑफ वियना एंड द रिकंस्ट्रक्शन यूरोपियन ऑर्डर। जो बेटा 1815 में क्या हुआ था, वियना में एक मीटिंग हुई थी। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की मीटिंग, ठीक है। कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और उसमें नेपोलियन के रूल को ख़त्म करके उसको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया था। उससे पहले जो उसके चेंज थे उनको ख़त्म करके एक नए ऑर्डर का क्या किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। करेक्ट 1815 द फॉल ऑफ नेपोलियन। करेक्ट following the defeat of Napoleon at the Battle of Waterloo in 1815। कह रहा है कि नेपोलियन के बाद कौन सी वॉर में बेटा, बैटल ऑफ वाटरलू की युद्ध में उसकी हार के बाद जो 1815 में हुआ था, ठीक है। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द प्रोफाउंड स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसके बाद है कि जो यूरोप में, यूरोप को जो चलाया गया, यूरोप की जो सरकार इस्टेब्लिश की गई थी, वो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि जो कंजर्वेटिज्म का जो आइडियोलॉजी है ना, उनके आधार पे चलाई गई थी। कह रहा है आगे बेटा क्या कंजर्वेटिज्म है, क्या उसकी विचारधारा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। कह रहा है इन देशों ने मिलकर, सामूहिक तौर पर इन देशों ने मिलकर वाटरलू के वॉर में किसको हराया था, नेपोलियन को हराया था। हैड फाइनली एंडेड द नेपोलियन एरा। इन्होंने मिलकर क्या कर दिया गया था, जो नेपोलियन का काल था उसको एंड कर दिया गया था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एरा लीडिंग टू द डिजायर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशन, ठीक है बेटा, लीडिंग द डिजायर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब ये है कि बेटा क्या क्या करना चाह रहे थे, वो स्थायित्व लाना चाह रहे थे। और जो पारंपरिक सरकारें थी जो नेपोलियन से पहले इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, मोनार्की इस्टेब्लिश की थी, उसको दोबारा से क्या करना चाह रहे थे, री इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। द फिलोसफी ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब बेटा इनकी विचारधारा क्या थी, देखो दोस्तों, ट्रेडिशन, ये क्या थे, जो परंपरावादी थे, ये जो पुरानी परंपराएं थी उसमें विश्वास रखते थे, ठीक है। क्या क्या परंपराएं थी बेटा, कमिटमेंट टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन। कह रहे कि जो क्या कहते हैं, मोनार्की के टाइम पे, जो मोनार्की के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन थे उसको इस्टेब्लिश करना, मोनार्की को इस्टेब्लिश करना। और किसको इस्टेब्लिश करना बेटा, चर्च को दोबारा से इस्टेब्लिश करना। और जो सोशल हायरार्की थी, सोशल हायरार्की यानी कि समाज में एक क्रम था, फर्स्ट स्टेट हो गया, सेकंड स्टेट हो गया, थर्ड स्टेट हो गया, और लोग इसके आधार पे क्या कर रखे थे, बांट रखे थे, उसको दोबारा से क्या करना था, इस्टेब्लिश करना था। आगे कह रहा है बेटा सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में क्या था इनकी सोच, देखो बिलीफ दैट प्रॉपर्टी। ये बेटा प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट था ना, उसमें विश्वास करते थे। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में क्यों विश्वास करते थे बेटा, देखो कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है और उसके पास प्रॉपर्टी है और वो उसको अर्न करता है, पूरी मेहनत से अर्न करता है, तो वो उसको क्या रखना चाहेगा, वो उसको सेफ रखना चाहेगा। और सेफ के साथ साथ आगे भी क्या करना चाहेगा बेटा, आगे भी वो ग्रो करना चाहेगा। और ग्रो तभी तभी की जा सकती है जब कंट्री में क्या हो, पीस हो। आगे समझ में। तो इसके कारण व्यक्ति को क्या आ जाता है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं पीस का लालच आ जाता है, ठीक। और ये पीस का लालच देश में क्या लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है। फैमिली, बेटा फैमिली को भी वो क्या कर रहे थे, दो उन्हें पता था कि फैमिली है, लोगों को बच्चे, छोटे बच्चे, उनको संस्कार देती है, तो वो इसमें विश्वास रखते थे। एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ए स्टेट। कह कि बेटा जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। जो मोनार्की में जो सामाजिक व्यवस्था थी जो बनाई गई थी, वो क्या होनी चाहिए बेटा, मौजूद रहनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा आगे विश्वास करता है ये, आगे जब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्टेबिलिटी, फ्री प्रीफरेंस फॉर ग्रेजुअल चेंज ओवर द रेडिकल रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट डिकेड। कह रहा है कि जैसा क्रांतिकारियों की सोच थी, जो पिछले दशकों में जो क्रांतिकारियों की सोच थी, वो क्या चाह रहे थे, वो रेडिकल चेंज चाहते थे। क्रांतिकारी क्या होते थे, रेडिकल चेंज चाहते थे, यानी कि चेंज जो आए ना वो एकदम से आ जाए, जो भी चेंज आए वो क्या जाए, सडन आ जाए। लेकिन बेटा जो कंजर्वेटिज्म को जो फॉलो करते थे, जो कंजर्वेटिव थे, वो क्या चाहते थे, जो चेंज हो ना वो क्या होना चाहिए बेटा, जो चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो बेटा एक सामाजिक ताना बाना है, ठीक है। कंजर्वेटिव ये देखते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है ना समाज में, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। अगर इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगा है तो आप इसको एकदम से ख़त्म करोगे तो क्या हो जाएगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। जिसके कारण हम क्या नहीं कर सकते, एकदम से
रेडिकल चेंज नहीं कर सकते, हमें जो चेंज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज करना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, कह रहा है मॉडर्नाइजेशन एज ए टूल, ठीक है, बियॉन्ड 1789। कह रहा है कि बेटा अगर आप देखोगे कंजर्वेटिव्स थे, नेपोलियन के बाद क्या कहते हैं यूरोप में इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन बेटा जो वो चेंज चाह रहे थे, चेंज क्या चाहते थे कि जो नेपोलियन ने जो चेंज किए थे ना उनको क्या करना, अंडू करना। अंडू का मतलब है कि जो नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्था थी उसको दोबारा से लागू करना। लेकिन बेटा इन्होंने उसी व्यवस्था को बदला जो इनके काम की नहीं थी, ठीक है, जैसे मोनार्की को रिस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, सोशल हायरार्की को रिस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, इनको तो इन्होंने चेंज कर दिया, बट वो सारे चेंज जो नेपोलियन ने किए थे, जो इनके काम के थे, उनके काम के थे, कौन कौन से थे वो आगे देखने वाले हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। कंजर्वेटिव डिड नॉट नेसेसरली वांट टू रिटर्न टू द प्री रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी ऑफ 1789। कह रहा है कि जो कंजर्वेटिव थे, जो कंजर्वेटिव विचारधारा को जो फॉलो करते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम रिवॉल्यूशन से पहले के टाइम पीरियड पे बिल्कुल उसी टाइम पीरियड पे लौट जाएं। कह रहा है कि कुछ जो चेंज जो नेपोलियन ने किए हैं ना, जो कहीं ना कहीं मोनार्की को, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को मजबूत करते हैं, हम उनको बनाए रखेंगे, और जो मोनार्की या ये पुरानी ट्रेडिशन के अनुरूप नहीं है उनको हम, जो नेपोलियन ने किए उनको हम दोबारा से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कह रहा है कि दे रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन नेपोलियन रिफॉर्म could actually make the tradition rule more एफिशिएंट। कह रहा है कि कुछ चेंज ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स की जो रेजिम थी उसको मजबूत ही करते थे, उसको एफिशिएंट बनाते थे, उसको उन्होंने बनाए रखा। अब कौन कौन से चेंज थे बेटा, कह रहा है ए मॉडर्न आर्मी। बेटा मॉडर्न आर्मी, जब मोनार्की होगी, मोनार्की में क्या होता है, आर्मी महत्व रखती है राजा के लिए, तो एक मॉडर्न आर्मी जो नेपोलियन ने इस्टेब्लिश की थी, उन्होंने क्या रखा, जो नेपोलियन ने जो आर्मी इस्टेब्लिश की थी उसको वैसे के वैसे बनाए रखा। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी क्या करती है बेटा, कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र को ही मजबूत करती है, और जो मोनार्की है मोनार्की को मजबूत करेगी, तो ये सारे के सारे बनाए रखे। और डायनामिक इकोनॉमी। बेटा देखो इकोनॉमी जितनी डायनामिक होगी, जितनी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, उतना ही ज़्यादा टैक्स आएगा, और जितना टैक्स आएगा राजा मोनार्की उससे जितनी उतनी ज़्यादा क्या होगी, मजबूत होगी। वर सीन एज द एसेंशियल स्ट्रेंथनिंग द स्टेट। करें कि ये जो सारी चेंज थी, मॉडर्न आर्मी थी, क्या कहते हैं एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, डायनामिक इकोनॉमी थी, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती थी मोनार्की को, इसलिए इन्होंने चेंज नहीं किया। अब किन चीज़ों का इन्होंने अबोलिशन किया वो देखते हैं बेटा। कह रहा कि अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। कह रहा कि अब क्या कर दिया बेटा, जो उन्होंने जो व्यवस्था थी अबोलिशन किया जो उनके काम की नहीं थी, ठीक है, जो मोनार्की जो कंजर्वेटिव्स के काम की नहीं थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। अब बेटा ये फ्यूडलिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम एक बार बात करेंगे। देखो बेटा फ्यूडलिज्म के मैं बारे में बात करता हूँ। मान लो ये कोई किंगडम है, और किंगडम के ऊपर क्या है बेटा, एक किंग है, किंगडम के ऊपर एक किंग है। अब इस किंग ने क्या कर रखा है बेटा, बड़ा किंगडम है, अब किंग ने क्या कर रखा है बेटा, इसको अपने साम्राज्य को 6 हिस्सों में बांट रखा है, और प्रत्येक हिस्से पे टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है, टैक्स वसूलने के लिए क्या लगा रखा है, एक व्यक्ति लगा रखा है जिसका नाम क्या है, फ्यूडल है, जिसका कौन है, जो क्या कहलाता है, फ्यूडल कहलाता है। अब ये काम क्या है बेटा, अब ये फ्यूडल क्या करेगा, मान लो राजा ने ये कह दिया कि भाई तू इस एरिया से, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ से 500 रुपये क्या करेगा, टैक्स का कलेक्ट करेगा। इस 500 में से तू एक काम करना, 400 जो राजकोष है उसमें जमा करवा देना, और 100 तू क्या कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है, ये काम करता रहेगा। लेकिन बेटा कुछ समय के इसी इसी प्रकार की व्यवस्था इसने हर जगह पे पूरे के छः जो इन हिस्सों में बांट रखा था अपने साम्राज्य को, उसमें लागू कर दी। लेकिन कुछ समय के पश्चात राजा के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना हम काम थोड़ा सा और ज़्यादा काम हम किसको दे दे, इस फ्यूडल को दे दे। अब किंग ने ये कहा कि एक काम कर भाई, तू जो तू टैक्स वसूलने का अधिकार तेरे पास है ना, वो तू अपने पास रख। एक काम और कर ले, तू मेरे को अब तक 400 रुपये देता है ना, एक काम कर तू मेरे को सिर्फ 200 रुपये दिया कर। अब ये फ्यूडल ये बोलेगा बेटा, अब फ्यूडल ये बोलेगा कि मैं, जो आपने मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, अब मेरे पास टोटल मिला के 300 रुपये हो गए, अब ये 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, मैं क्या करूँगा इसका। राजा ने ये कहा, किंग ने ये कहा कि इस 200 रुपये में क्या रखेगा, तू एक आर्मी रखेगा। आर्मी से क्या करेगा, जब भी मान लो मेरे को किसी दूसरे साम्राज्य के साथ क्या करना होगा, वॉर करना है, तो मैं तेरी आर्मी की सहायता से क्या कर लूँगा, इसके साथ वॉर करूँगा। इस प्रकार के अधिकार इसने 6 के 6 जो रीजन थे उनको दे दिया। अब धीरे धीरे क्या, अब बेटा देखो कुछ गलतियाँ राजा से भी। अब किंग को ये थोड़ी बात पता है कि जिस रीजन से ये 500 रुपये टैक्स वसूल रहा है, उससे ये 500 रुपये ही वसूल रहा होगा, क्या पता ये 1000 भी वसूल रहा होगा। एक टाइम ऐसा आया बेटा, ये जो फ्यूडल्स थे ना, ये फ्यूडल्स किंग से ज़्यादा पावरफुल हो गए, एक प्रकार से ये किंग मेकर हो गए,
और किंग मेकर हो गए बेटा, एक ये आपस में भी लड़ने लगे। तो देखो बेटा, किंग मेकर हो गए, टैक्स वसूलने का अधिकार इनके पास चला गया, आर्मी इसके पास चली गई, कहीं ना कहीं राजा क्या हो गया बेटा, अपाहिज टाइप का हो गया। ठीक है, अब बेटा किंग ऐसा चाहेगा कि ऐसे फ्यूडल्स साम्राज्य में बने रहें जो कहीं ना कहीं राजा को क्या करते हो, कमजोर करते हो। और बेटा जो ये फ्यूडल्स थे, ये जो भूदास होते हैं ना, जिसको आप सर्व बोलते हैं, उनकी सहायता से क्या करवाते थे, काम करवाते थे। तो कंजर्वेटिव्स को ये बात पता थी, अगर फ्यूडलिज्म को हम अभी जिंदा छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मोनार्की क्या होगी, कमजोर होगी। तो इन कंजर्वेटिव्स ने क्या कर दिया, इस फ्यूडलिज्म सिस्टम को और सर्फडम को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे कह रहा है बेटा, द कांग्रेस ऑफ वियना, कह रहा है कि नेपोलियन की वोटरलू में डिफीट के बाद 1850 में क्या हुई, एक कांग्रेस, लोगों का एक संगठन बैठा, लोगों का एक समूह वहाँ पे गैदर हुआ। ठीक है, और कौन सी जगह थी, वो थी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना थी। ठीक है, अब कह रहा है कि बेटा इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेट पावर, ये कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे बेटा ग्रेट पावर के, जिन्होंने मिलकर किसको हराया था, जिन्होंने मिलके वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को हराया था, वो सारे के सारे वही थे। कह रहा है कि कौन कौन थे कंट्री, ब्रिटेन थी, रशिया थी और पर्शिया थी और ऑस्ट्रिया थी, इन्होंने मिलकर हराया था। मीट एट वियना टू ड्रा अ परमानेंट सेटलमेंट फॉर यूरोप, कह रहा है कि इन्होंने एक स्थायी सिस्टम इस्टेब्लिश करना था, किसके लिए, यूरोप पे। और वो सिस्टम क्या था बेटा, कंजर्वेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश करना था। होस्टेड बाय द, कह रहा है कि जो ये कांग्रेस हुई थी, ये लोगों के समूह की जो मीटिंग हुई थी, उसको बेटा होस्ट किसने किया था, हालांकि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था। दी क्या था बेटा, दी कांग्रेस एम, क्या एम था, टू इस्टेब्लिश ए बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करना था यूरोप में, किस प्रकार का। अब ये दोबारा नहीं चाहते थे कि फ्रांस जैसा एक मजबूत कंट्री उभर के सामने आए और पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले ले, आगे से सारी मोनार्कीज को खत्म करते। तो इस प्रकार के जितने भी साम्राज्य, जितने भी किंगडम थे, उनको दबाना था, और उनको दबाने के बाद क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो जाएगा, ताकि टू प्रिवेंट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट, ताकि भविष्य में संघर्ष न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रेटजी एंड गोल, कह रहा है कि इनके क्या गोल थे बेटा, वियना ट्रीटी में क्या तय हुआ था, वो उसके बारे में हम देखते हैं। कह रहा है कि अंडू नेपोलियन चेंज, जो चेंज नेपोलियन ने किया था उसको क्या करना, खत्म करना। ठीक है बेटा, ये आपने अपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, अंडू होता है जो गलती हमसे हो ही गई हो तो इसको दबा के हम क्या करते हैं, अपनी गलती को सुधार लेते हैं। ठीक है, अंडू नेपोलियन चेंज, रिवर्स द टेरिटोरियल एक्सपेंशन मेड बाय द फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, कह रहे कि वो साम्राज्य जो नेपोलियन ने अपने फ्रांस में जोड़े थे, उनको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया, और फ्रांस के एरिया को घटा के छोटा कर दिया गया। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, कह रहे कि मोनार्कीज तो उनको क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, दोबारा से ला दिया गया। रिस्टोर द बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस, बर्बन डायनेस्टी के किंग को दोबारा राजगद्दी पे बैठा दिया गया। अदर रूलर ओवरथ्रो बाय द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने हटाए थे जिन मोनार्कीज को, उनको दोबारा से क्या कर दिया गया, री इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, आगे करें बेटा, कंटोनमेंट ऑफ द फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को क्या करना बेटा, ताकि फ्रांस का भविष्य में एक्सपेंशन को रोका जा सके। ठीक है, क्या कर दिया बेटा, फ्रांस के एरिया को छोटा करके जो शक्तिशाली साम्राज्य थे ना, इसके चारों ओर क्या कर दिए गए, सेटअप कर दिए गए, ताकि नॉर्थ से इसको ये रोक लेगा, ईस्ट से ये रोक लेगा, साउथ से ये रोक लेगा, और वेस्ट से क्या कर लेगा, ये रोक लेगा, ताकि भविष्य में फ्रांस क्या नहीं कर पाएगा, अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बफर स्टेट एंड बॉर्डर्स, क्या कर दिए गए बेटा, बफर स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया। कि दी नॉर्थ, फ्रांस के पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट एक ऐसा शिथिल स्टेट होता है, मान लो एक महाशक्ति ये है और एक महाशक्ति क्या है, ये है। अब बेटा इसके बीच में क्या कर दिया जाएगा, एक बफर स्टेट का कंट्री बैठा दिया जाएगा। ये क्या करेगा बेटा, इन दो कंट्रीज को डायरेक्टली आपस में भिड़ने से रोकेगा, और इन दोनों देशों में क्या रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। इसलिए क्या कर दिया गया बेटा, जो फ्रांस था, फ्रांस के चारों तरफ क्या बैठा दिए गए, बफर स्टेट बैठा दिए गए, ताकि ये भविष्य में एक्सपेंशन ना कर सके। कह कि द नॉर्थ द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज क्रिएटेड, कह रहा कि द किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्या किया गया, क्रिएट किया गया। ठीक है, इंक्लूडिंग बेल्जियम क्या कर दिया गया, इसी में ही जोड़ दिया गया, टू एक्ट एज बैरियर, यानी कि ये नॉर्थ में फ्रांस क्या ना कर सके, अपना एक्सपेंशन न कर सके, इसलिए नीदरलैंड को बना दिया गया। साउथ की बात कर रहा है बेटा, साउथ में क्या कर रहा है, द साउथ जेनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट टू स्ट्रेंथन द इटालियन फ्रंटियर अगेंस्ट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, क्या कर दिया गया बेटा,
जो पिडमेंट था, ये जो सार्डिनिया पिडमोंट था, इसको क्या दे दिया गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, जनेवा दे दिया गया और इसके साउथ में स्टैब्लिश कर दिया गया ताकि भविष्य में एक्सपेंशन साउथ में भी ना कर सके। फ्रांस वाज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स 1792 बॉर्डर लूजिंग ऑल कनक्वर्ड टेरिटरी। कह रहा है कि सारे की सारी टेरिटरी जो फ्रांस ने अपने कब्जे में ली थी वो सारी की सारी क्या कर दी गई, वापस लौटा दिए गए, उसके एरिया को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। बेटा ये मैंने मैप जोड़ा है जो 1850 में वाटरलू के बाद, ठीक है, जो फ्रांस के साथ जो हुआ था उसके साम्राज्य को छोटा कर दिया गया था, ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गेन ऑफ द ग्रेट पावर। अब बेटा देखो, मिलके नेपोलियन को हराया गया था, जिसमें कौन था, ब्रिटेन, रशिया था, पर्शिया था और ऑस्ट्रिया था। इन सब ने मिलकर हराया था, भविष्य के किसी बेनिफिट्स के लिए तो हराया होगा। उनको क्या क्या गेन हुआ बेटा, कह रहा है पर्शिया को क्या गेन हुआ, गेन द पार्ट ऑफ सक्सेनी एंड इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पार्ट मिल गया बेटा, जो सक्सेनी का पार्ट था वो किसको लौटा, किसको दे दिया गया, ये जो सक्सेनी का पार्ट है ये किसको दे दिया गया, पर्शिया को दे दिया गया। यहाँ पे आपको क्या मिल दिखाई देगा, पर्शिया दे दिया देगा। इसको बेटा एक प्रकार से अवार्ड दिया गया था, किसको हराने के लिए, नेपोलियन को हराने के लिए। ऑस्ट्रिया अवॉर्डी, ऑस्ट्रिया क्या मिला बेटा, अवॉर्डेड द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली, लोम्बार्डी और वेनेशिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया दिखेगा, यहाँ पे लोम्बार्डी, देखो बेटा ये लोम्बार्डी है और ये क्या है, क्या कहते हैं, वेनेशिया है। ये किस में जोड़ दिए गए, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में जोड़ दिए गए। ठीक है, इसको अवार्ड देने के लिए। ठीक है, रशिया को क्या मिला बेटा, गिवन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पोलैंड डची ऑफ वार्सवा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये रसिया है, ठीक है, और ये क्या है, किंगडम ऑफ पोलैंड। ठीक है, ये किसको दे दिया गया, ये किस में ऐड कर दिया गया, रशिया में ऐड कर दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन को क्या मिला बेटा, इसको नेवल बेस मिल गए। ठीक है, नेवी के जो बेस है वो मिल गए। और ओवरसीज कॉलोनीज, बेटा जितनी भी कंट्री थी ये क्या थी बेटा, इन्होंने कॉलोनियन, इन्होंने क्या बना रखी थी, समुंदर के पार। ठीक है, जैसे इंडिया की एक प्रकार से ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन को क्या मिला था, इसको वो कॉलोनी मिली थी जो फ्रांस ने बना रखी थी। ठीक है, जैसे जैसे जो माल्टा था जो नेपोलियन के अंडर में थे, ये किसको दे दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन को दे दिया गया। ठीक है, लोनियन जो आइलैंड था जो फ्रांस के अंडर में था वो भी इसको दे दिया। जो कैप कॉलोनी थी जो साउथ अफ्रीका में थी ये भी किसको दे दी गई, ब्रिटेन को दे दी गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दी जर्मन स्टेट, अब बेटा सबसे बड़ा एम्पायर बचता है जो आपको दिखाई देगा, जर्मन कन्फेडरेशन। ठीक है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जर्मन कन्फेडरेशन, इसका क्या किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि बेटा जर्मन कन्फेडरेशन क्या था, जर्मन कन्फेडरेशन में 39 पार्ट थे। ठीक है, ये 39 पार्ट को मिला के एक कन्फेडरेशन बनता था। बेटा कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कन्फेडरेशन का मतलब मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। कन्फेडरेशन बेटा जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मैं मान लूँ कि ये एक प्रकार से, यहाँ पे देखिए एक बार, ये अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये सारे के सारे इस प्रकार के क्या थे, 39 रीजन थे। इन्होंने इनको मिला के क्या बना दिया गया, एक देश बना दिया गया, एक कन्फेडरेशन बना दी गई। ठीक है, इस कन्फेडरेशन की विशेषता क्या होती है, अगर इसका मन करता है, इसका मन करता है, अगर ये अलग होना चाहे तो अलग होकर क्या बना सकता है, देश बना सकता है। यानी कि जर्मनी को, कहने की बात ये है, इनको कन्फेडरेशन को मिला के एक देश बनाया गया जर्मनी। लेकिन बेटा कन्फेडरेशन थी, कन्फेडरेशन में ये अलग होना चाहिए, तो क्या जर्मनी का अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं। आ गया समझ में, तो जर्मनी को पावरफुल नहीं बनाया गया। ठीक है, जर्मनी को पावरफुल क्यों नहीं बनाया गया, जर्मनी को पावरफुल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि भविष्य में जर्मनी फ्रांस की तरह क्या कर सकता था, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आगे बढ़ते बेटा, द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट इस्टेब्लिश बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट लार्जली अनटच। करेंगे जो नेपोलियन ने जिनको इन 39 पार्ट को जोड़ के जो एक कन्फेडरेशन बनाया था, एक रीजन बनाया था, एक देश बनाया था, उसको जो वियना ट्रीटी में जो लोग बैठे थे, ना ही पर्शिया ने हाथ लगाया, ना ही उसको रशिया ने हाथ लगाया, ना ही ब्रिटेन ने हाथ लगाया, उन्होंने उसको अनटच रखा। ल्यूज एसोसिएशन ये चाह रहे थे कि जो ये जर्मन कन्फेडरेशन है इसी प्रकार से ल्यूज रहे। ल्यूज क्यों रहे, क्योंकि अगर ये पावरफुल बन गया, अगर इसके पास पावर आ गई तो भविष्य में ये यूरोप में क्या कर सकता है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए इसको ल्यूज ही रखा गया, लिखा भी हुआ है, इट रिमेन ए ल्यूज कन्फेडरेशन। ठीक है, इसको फेडरेशन नहीं बनाया गया। फेडरेशन में बेटा ध्यान रख लेना, जो इसके जो ये रीजन है ना, ये अलग अलग रीजन है, इनको स्वतंत्र होने की आज़ादी नहीं होती है। ठीक है, इसको ल्यूज कन्फेडरेशन ही रखा गया। और करके इट रिमेन्स ए ल्यूज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, ल्यूज कन्फेडरेशन रादर देन ए सिंगल यूनिफाइड नेशन। सिंगल यूनिफाइड नेशन इसको नहीं बनाया गया क्योंकि भविष्य में क्या कर सकता था, ये खतरा पैदा कर सकता था। इस खतरे को लेकर बेटा क्या थे, कॉशियस थे कौन, कंजर्वेटिव्स। कह रहा कि
लीडरशिप बोथ ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, ठीक है। क्या कर चाहते थे बेटा, वो ये चाह रहे थे कि इन दोनों के ऑस्ट्रिया और पर्शिया के इंटरेस्ट इन दोनों में थे। आगे समझ, इस कंट्री के अंदर थे, इसलिए इसको लूज कन्फेडरेशन रखा गया। आगे कह रहे हैं बेटा, द एज ऑफ ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी आ गई, नेपोलियन खत्म हो गया, अब कौन सी ऑटोक्रेसी आ गई बेटा, एक ऐसी ऑटोक्रेसी आ गई जो कंजर्वेटिव्स के हाथ में थी, ठीक है। द रेजिम्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स, कह रहा कि नियंत्रण की प्रणाली क्या अपनाई। अब बेटा उन्हें यूरोप तो मिल गया, ठीक है, अब यूरोप को किस प्रकार वो नियंत्रित करेंगे, इस प्रकार की इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। करेक्ट। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप 1815 वर स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक, ये निरंकुश थी, इनकी शक्ति पे कोई अंकुश नहीं था, ये जनता के बारे में सोचते भी नहीं थे कि जनता क्या चाहती है। दे डिड नॉट टॉलरेट, बेटा वो टॉलरेट नहीं करते थे कोई उनको क्रिटिसाइज करे, तो आगे समझ में। और अगर कोई उनकी बात पे असहमति डिसेंट भी दर्शाए तो भी वो उस चीज़ के प्रति क्या नहीं करते थे, टॉलरेट नहीं करते थे। उन्होंने क्या कोशिश की, दे सॉट टू कर्ब, किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, एनी एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ मोनार्कियल रूल, उस व्यक्ति को, उस बेटा संगठन को उन्होंने अब कर्ब करने की कोशिश की, जो अगर कोई भी मोनार्की को चैलेंज करेगा उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड सेंसरशिप। अब बेटा एक वर्ड आता है सेंसरशिप, क्या होती है सेंसरशिप बेटा, मान लो आप एक न्यूज़पेपर के क्या हो, एडिटर हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में लिखते हो, मान लो कि आपने कुछ भी लिख दिया, ऐसे करके आपने कुछ भी लिख दिया, वो गवर्नमेंट के बेटा डेमोक्रेसी में आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिखते हो। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी गलत लेके आती है जिससे देश का विकास न हो या लोगों को नुकसान पहुंचे, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन बेटा कंजर्वेटिव्स में क्या था, अगर कोई न्यूज़पेपर एडिटर सरकार के खिलाफ लिखेगा ना, तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर पनिश से बचना है ना, तो उसके सामने एक सॉल्यूशन है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट करने से पहले एक कॉपी किसके पास भेजेगा, सरकार को पास भेजेगा। और सरकार के जो ऑफिशियल्स होंगे ना, जो ऑफिसर्स होंगे, वो उस न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये सरकार के खिलाफ है, वो उस सिस्टम को वहाँ से, उन लाइनों को वहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो सरकार की प्रशंसा करतेगी उनको क्या करेंगे, वो चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। यही क्या कहलाता है, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब है क्या करना, लोगों की बोलने की, सोचने और समझने की क्षमता है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना, सेंसरशिप कहलाता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक ये प्रिंट आपकी बुक से ही लिया गया है, स्टेयर एंड सेंसरशिप। पर बेटा जो सेंसरशिप है उसको क्या क्या है, उस पर एक प्रकार का हास्य व्यंग्य है, ये तस्वीर कर है। द 1820 का ये क्रिकेचर है, द क्लब ऑफ थिंकर मोक द सप्रेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। इस इमेज में जो मैंने पीछे बताया है, किसको बेटा दबाया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है, स्पीच, यानी कि आपकी जो बोलने की आज़ादी होती है। इसी प्रकार से कंजर्वेटिव ने उस समय पे यूरोप में लोगों के क्या दबा दी, जो बोलने की स्वतंत्रता थी उसको भी दबा दिया। कह रहा है कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। कह रहा है कि जो साइलेंस है वो पहली कमांड है, पहली कमांडमेंट है इस शिक्षित समाज की। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, कोई भी चाहे कितना भी शिक्षित हो, लेकिन आपको चुप रहना है। आगे समझ, ये मुंह पे जो इनकी पट्टी बंधी हुई है ना, यानी कि सरकार पे कोई कमेंट नहीं करना है, कोई भी सरकार की बात में आपको डिसेंट नहीं शो करना है, जो भी सरकार करे आपको उसको क्या कर लेना है, चुपचाप स्वीकार कर लेना है। थिंकर आर सोन मजल, यानी कि उनके मुंह पे क्या बंधी हुई है बेटा, पट्टी बंधी हुई है। रिफ्लेक्टिंग द फियर रेजिम्स, यहाँ पे सरकार जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है उसका डर दिखाया गया है, उसका डर दिखाया, वो किस प्रकार से डर रही है, किस प्रकार से डर रही है बेटा, टेम्पटेशन ऑफ स्पीच। अगर लोगों को आपने इंडिपेंडेंस दे दी किसकी, स्पीच की, ठीक है, अगर लिबरल आइडिया स्प्रेड हो गए तो ये कंजर्वेटिव्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अपने मुंह पे क्या बांधनी पड़ेगी, इस प्रकार की पट्टी बांधनी पड़ेगी, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं, द लीगेसी ऑफ 1815 व्हाइल द ट्रीटी ऑफ वियना अटेम्प्ट टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, ठीक है, ओल्ड ऑर्डर को रिस्टैब्लिश करना था मोनार्की की। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर द लिबरल्स। करे कि बेटा जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखते, जो पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिविजुअल फ्रीडम्स में विश्वास रखते थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, कह रहे कि बेटा वो कॉन्टिन्यू थे, जो मेमोरी थी, ठीक है, उनकी मेमोरी उनको कॉन्टिन्यू क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। भाई कंजर्वेटिव आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए, आपके विचार न्यू है, आपको इनको आगे क्या करना है बेटा, आगे बढ़ाना है, ठीक है। द मेजर इशू टेकन अप बाई लिबरल नेशनल वॉज, किस बेटा कौन कौन से इशू उठाए उन्होंने, यही इशू थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो सेंसरशिप की बात की थी हमने, उसको छीन लिया। चैलेंजिंग द कंजर्वेटिव ग्रिप ऑन यूरोप, धीरे धीरे क्या कर रहे थे बेटा, एक चुनौती थी जो कंजर्वेटिव थे
अपनी पकड़ को क्या करते जा रहे थे, यूरोप पे मजबूत करते जा रहे थे। ठीक है बेटा, ये हमारी आज की क्लास थी। ठीक है, जो हमारी क्लास अगली रहने वाली है वो क्लास 7th रहने वाली है। ठीक है, अब बेटा इस 7th क्लास में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, द रिवॉल्यूशनरीज। क्या थे बेटा ये, देखो अब आपको देखो यहाँ पे दिखा है, जो लिबरल्स थे उनको क्या कर दिया गया था बेटा, दबा दिया गया था, लेकिन वो दबने वाले नहीं थे। जो मेमोरी थी, ठीक है, लिबरल्स की जो मेमोरी थी उनको लगातार क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी कि तुम्हें दोबारा से क्या लेके आना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके आना है, जो कंजर्वेटिव की ग्रिप्स है उसको कमज़ोर करना है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सरकार बनानी, ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे ये क्या कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे लिबरल्स को। तो बेटा ये हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो रहने वाली है क्लास है 7। ये बेटा जल्दी आपके सामने आएगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो बेटा जो चैनल है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो मेरे पर्सनल टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसका क्या करूँगा, समाधान करूँगा। आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं भी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाय बाय।